आज गाजा में हमास ने इजरायली लाइंस के अंदर घुस के एक बड़ा ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन उसके बारे में और जो बहुत सारी खबरें आज हैं उनको बताने के पहले आप ये वीडियो देखिए। היינו במערב, זיהינו 3 אובייקטים מתקרבים לעברנו לשטח שהוא שטח השמדה. फिर ये और अब और अब इन सब वीडियो में क्या देखा आपने? सबसे पहला वीडियो जो ऑडियो था उसमें एक इजरायली सोल्जर ये स्वीकार रहा है कि उसने औरतों और बच्चों को गाजा में मारा है और ऊपर से ऑर्डर आया था। दूसरा वीडियो एक बच्चे का है जो भूख से तड़प रहा है और वो कभी भी मर सकता है। तीसरा वीडियो गाजा से है, दूसरा भी गाजा से था। तीसरा वीडियो गाजा से है जो एड लेने के लिए जिस तरह से लोग वहां पर उनको जानवरों से बदतर व्यवहार हो रहा है, यहां तक कि एक अमेरिकन ने कहा कि इतना खराब व्यवहार तो आईसिस ने कभी नहीं किया। आईसिस के जो सबसे भयानक और आईसिस से बड़ा जुल्म दुनिया ने नहीं देखा हिटलर के बाद, और अब जो इजराइल कर रहा है। लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है उसमें जो है, जो तीसरा वीडियो आपने देखा, देखिए कैसे भुखमरी के हालात में लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और जो चौथा वीडियो आपने देखा वो रेजिस्टेंस का वीडियो था वेस्ट बैंक में आज बहुत सारी घटनाएं हुई और मैं आपसे कह चुका हूं वेस्ट बैंक में तीसरा इंतिफादा शुरू हो गया है और एक बड़े स्तर पे फैल रहा है। हमास की घटना के पर जो जहां से मैंने शुरुआत की थी उस पे आने के पहले और बाकी सारी खबरें पढ़ने के पहले आज 29 जुलाई 2025 मैं आपको बताता हूं मेरे साथ एक बड़ी साजिश हुई है। दरअसल क्या है कि एयरबाइन का जो एक बड़ा एक मौका होता है, जो दुनिया में बहुत बड़ी पूरा करबला की तरफ दुनिया में के बहुत सारे खासतौर पर शिया और भी दुनिया के बहुत सारे लोग उस तरफ जाते हैं। अरबाइन जो 40वां होता है इमाम हुसैन के मार्टिरडम के बाद जो करबला में लोग इकट्ठा होते हैं, तो एक उसके पहले कॉन्फ्रेंस एक होती है जिसको सेक्रेटेरिएट ऑफ इमाम हुसैन बुलाता है। उस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया था। वो 1 अगस्त से 1, 2, 3, 4 अगस्त, फिर 5, 6, फिर हम लोग को करबला जाना, वहां पर नजफ भी जाना था इमाम अली की श्राइन पे, और फिर करबला में कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद करबला में ही जो इमाम हुसैन की जो श्राइन है सब वहां पर जाके और उस वॉक को फिल्म करना था। और आप सोचिए मेरा जाना तय था, हमारा टिकट हो गया था। लास्ट में खबर आती है कि हमारा वीसा नहीं हुआ और ये इराक में है, आप तो जानते हैं नजफ और करबला। और इसके पीछे साजिश किसकी? अशोक कुमार पांडे। क्योंकि अशोक कुमार पांडे मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला कि वो भी जा रहे हैं और उनको ये लगा कि मैं वहां जाऊंगा अरबाइन की अच्छी पूरा, भाई मैं अलग तरह के पैशन से बोलता हूं, तो ये जो पूरी बात है कि मैं जो वहां पर भेजूंगा तो उनके पैसे में कमी आ जाएगी। वो जो गलत पैसा कमाते हैं, गलत झूठ बोल के आप लोगों से ईरान की जबरदस्ती तारीफ करते हैं, और जबकि ईरान विरोधी हैं अंदर से और कहीं ना कहीं मोसाद से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो सारी बातें हैं अशोक कुमार पांडे की, उसकी वजह से, और उनके साथ जो एक उसके बारे में भी कंप्लेंट हो गई है, जो एक इजरायली एम्बेसी का से जो एक आदमी जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तानी है लेकिन इजरायली एम्बेसी से जुड़ा है। और आप तो जानते हैं मोसाद के एजेंट्स जब ईरान के अंदर हो सकते हैं तो इराक के अंदर भी हो सकते हैं, और इराकी सरकार ने हमको वीजा नहीं दिया, या आप कभी सोच सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस हो रही है प्रो फिलिस्तीन, कॉन्फ्रेंस की थीम है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पे रेजिस्टेंस के सपोर्ट में। अशोक कुमार पांडे तो रेजिस्टेंस का सपोर्ट ही नहीं करता है, वो तो बस एक कभी कभी पैसा कमाने के लिए गाजा के कुछ पहलुओं पे बात कर लेगा, ईरान के पहलुओं पे बात करे, एक नंबर का उठाईगिर और बदमाश आदमी, आप जानते हैं उस बात को। तो सवाल यहां पर यह है कि ठीक है हम नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गलत आदमी को जो भेजा जा रहा है और ये रेजिस्टेंस मतलब अब ये जो
मुझे नहीं पता सेक्रेटेरिएट ऑफ द श्राइन ऑफ इमाम हुसैन ये क्या इसका ये एफिलिएशन है। कहते तो हैं ये कि हम रेजिस्टेंस के हैं, लेकिन हमारा वीजा आप नहीं करा पाए और आप एक गलत आदमी का जो मोसाद का एजेंट हो सकता है और जो उसको ले जा रहा है हिंदुस्तानी, वो कहां से जुड़ा है किसी को नहीं पता। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही संदेहास्पद हैं और बड़ा ही हमको धक्का लगा और बहुत ही अफसोस हुआ। ये हो ही नहीं सकता है। हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में हम कितनी जगह गए हैं, वीजा तुरंत हमको दिया गया और अभी से नहीं लंबे समय से, क्योंकि रेजिस्टेंस से हम लोग जुड़े। इसका मतलब है कि इराक के अंदर मोसाद के एजेंट्स हैं और कुछ भी इराक में हो सकता है। अब अभी से आपसे मैं कह रहा हूं, मुझे आभास हो गया है जब यह हालत है तो कुछ भी इराक में हो सकता है। और ईरान में भी देखिए जो एक बड़ा इन्फिल्ट्रेशन है, वो मैं बार बार आपसे कहता हूं, इसलिए हम लोग को सजग रहना चाहिए। ईरान सजग है, कम से कम ईरान सजग है, ईरान समझ रहा है उन चीजों को। लेकिन इराक में तो एक ईरान का प्रभाव है 60-70%, लेकिन 20-30% अमेरिका का भी प्रभाव है, इजराइल का भी प्रभाव है। मोसाद, जब मोसाद एजेंट्स ईरान में घुस के मार दिया उन्होंने उनके जनरल्स को, तो इराक में घुस के और हमको वीजा डिनाई करने में कौन सी बड़ी बात है? छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी। लेकिन अशोक कुमार पांडे को वीजा मिला और वो जा रहा है। ये देखिए सारी बातें हैं, ये विसंगतियां हैं। मेरा काम है सच बोलना, मैं आपको सच आपको बता रहा हूं। अब देखिए, अब जो हमास ने बड़ा काम किया। अच्छा, फिर से एक अपील ये भी कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कल का वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं गया, मैंने देर से उसको जारी किया 10:30 बजे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर आप लोग को देर से वीडियो मिले तो आपकी जिम्मेदारी है, इसको अगले दिन देख लीजिए। लेकिन आप लोग ने बताइए, परसों का वीडियो 50,000 व्यूज गया, कल का 35,000 पे अटक गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी इस चीज को ध्यान दीजिए। मरने जीने की यहां लड़ाई हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत भी उसमें उसकी जद में आ रहा है, इसलिए जरा अपने बारे में भी सोचिए, भविष्य के बारे में भी सोचिए। एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं तो आप इस चीज को आगे बढ़ाइए। अब आप देखिए जो हमास ने किया। अब हमास ने इस बार, जैसे कि उन्होंने कल के वीडियो मैंने बताया था कि एक इजरायली अंडरकवर फोर्स एक अपने एजेंट को एक्सट्रैक्ट करने आ रही थी जो हमास के अंदर उन्होंने प्लांट किया। तो वो डबल एजेंट निकला। वो इजराइल से कह रहा था तुम्हारे एजेंट है, लेकिन वो था एजेंट हमास का। और उसने इजरायली फोर्सेस को बुला के एक जगह फंसा दिया। उसमें देखिए 9 लोग घायल हैं, 2 की हालत बहुत सीरियस हो गई है। आज जो घटना हुई है, आज बड़ी घटना हुई है, जब किफ्र ब्रिगेड, जो इजराइल की किफ्र ब्रिगेड है, ये अपने हेडक्वार्टर पर रेस्ट कर रही थी। ये बहुत कम हुए हैं जो सीधे हमले इस तरह से हुए हैं। ये 19 जनवरी 2025 के पहले कुछ हुए थे। जो इजराइल की किफ्र ब्रिगेड गाजा बॉर्डर पे, यानी गाजा की तरफ ही, इजराइल की तरफ नहीं, गाजा की तरफ ही, वो एक अपने बैरक में थी, वहां पर हमला कर दिया हमास ने। ये पहली बार ऐसा हुआ। ये मुझे याद आ रहा है, नेपाल के माओवादियों ने जीतने के पहले, जब उनकी पूरी जीत हो गई, तब उस समय उन्होंने, और आज तो भाई वो लोग सत्ता में भी हैं और वो कभी रहते हैं, कभी दूसरे कम्युनिस्ट रहते हैं, लेकिन हैं, तो वो वहां पर जो हमास ने जिस तरह का कफ्र किला पे हमला किया है, और इसमें जो है एकदम इजराइल छुपा ले गया है कि कितने लोग मारे गए हैं, कि कितने लोग घायल हो गए। इतनी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इजराइल ने लगा रखी। लेकिन जो हिब्रू प्लेटफॉर्म्स है, हिब्रू प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से शारे ज़ेदेक हॉस्पिटल, देखिए हॉस्पिटल तक का भी नाम, शारे ज़ेदेक हॉस्पिटल, जो कि जेरूसलम में है, वहां पर हेलीकॉप्टर गए। अब आप सोचिए, जो हॉस्पिटल मेनलैंड इजराइल में, यानी गाजा के आसपास है, सेंट्रल इजराइल में है, वहां नहीं गए। जो आमतौर पे शरोका और एक नाम मैं भूल रहा हूं, एक वो जो कई बार मैं आपको बताता हूं कि इस हॉस्पिटल पे, उस हॉस्पिटल पे, जेरूसलम के पास एक हॉस्पिटल है शारे ज़ेदेक, वहां ले गए। ये क्या दिखा रहा है ये? अब अच्छा, उसके बाद और फिर उसके बाद हिब्रू प्लेटफॉर्म में खबर आई कि 6 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरीके से घायल हो गए। पूरा जो कफ्र ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है उसको तहस नहस कर दिया गया। उसमें करीब 400 सोल्जर्स थे, वो तितर बितर हो गए, पता ही नहीं चला वो कहां गए। उसके कुछ लोग तो गाजा, वो इजराइल के बॉर्डर की तरफ भागे। अब ये वही हालात हैं जो 7 अक्टूबर को हुए। तो हमास एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, एक ऐसा अटैक जो 7 अक्टूबर की तरह हो और जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और इजराइल जो है अपना जो एक कत्लेआम जारी रखे, जेनोसाइड जारी रखे, झूठ पे झूठ बोल रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड हम दे रहे हैं। और ये अशोक कुमार पांडे टाइप लोग वही हैं जो तुरंत इजराइल की तारीफ भी करेंगे, कहेंगे नहीं दोनों पक्षों की पे बात आनी चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड की बात कर देंगे।
तो ये देखिए जो पूरी बात है, ये जो पूरी बात है, इसमें यहां पर, और ये सब चीजें कभी उस तरह के लोग नहीं बताएंगे। फिर देखिए उसके बाद एक और घटना हुई जो फलूजा एरिया है जबलिया में। जबलिया के फलूजा एरिया में एक आईडीएफ की मिलिट्री व्हीकल थाकिब डिवाइस से हमास ने डिस्ट्रॉय कर दी। थाकिब डिवाइस से हमास ने डिस्ट्रॉय कर दी और एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिसके बाद उसमें जो कम से कम 13 इजरायली सोल्जर्स थे, उनका क्या हुआ, ये फिर मिलिट्री सेंसरशिप। हर चीज में इस समय मिलिट्री सेंसरशिप ज्यादा टाइट हो गई। मतलब इजराइल और बड़े कत्लेआम प्लान कर रहा है। मैं कोई आपको कभी भी मैंने ये कोशिश नहीं की, मैं हमेशा जो रेजिस्टेंस की न्यूज है हमेशा उसको कवर करता हूं, क्योंकि दूसरे लोग कवर नहीं करते उसको। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ये संघर्ष है, संघर्ष में कुछ भी हो सकता है। हम अगर किसी से लड़ जाएं तो हम उसको मारेंगे या वो हमको गिराएगा। हम गिर के भी हम वापस उठ के मारेंगे, हो सकता बराबरी पे हो, ये मामला छूटे। लेकिन अगर पीछे से किसी ने हम पे हमला कर दिया, कुछ कर दिया, तो हम भी एक टेम्पररी ही सही, एक थोड़े समय के लिए हम भी एक मतलब पीछे हट सकते हैं, लेकिन हम फिर वापस वार करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए ये युद्ध है, ये जंग है, इसमें आगे पीछे होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद जो वीडियो आपने देखा, जो चौथे नंबर पे जो वीडियो आपने देखा, उसमें खिरबित अल खैर का मसाफर यत्ता, जो कि हिब्रोन के नॉर्थ में इस तरीके का संघर्ष होना। हिब्रोन में हमेशा इजराइल ये समझता है कि वो उसकी जायदाद है, जब चाहे वो घुस के मार सकता है, और उसने ऐसा किया। ये जो एरिया है मसाफर यत्ता, जहां पर ये घटना हुई, अल खैर यहां का गांव है, और जबरदस्त संघर्ष हुआ, आपने देखा वीडियो में। तो इसमें हुआ क्या, इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि एक मिलिट्री बुलडोजर, इजराइल का आईडीएफ का मिलिट्री बुलडोजर, और उसमें एक आईडीएफ का सोल्जर उसको चला रहा है, और उसके साथ सेटलर्स हैं, और सेटलर्स ने सीधे घुस के मसाफर यत्ता में जो फिलिस्तीनियों की जमीन है उनको बुलडोज करना शुरू कर दिया। फिर जब ये मामला बहुत आगे बढ़ गया तो फिलिस्तीनी वहां के धीरे धीरे इकट्ठा हुए, क्योंकि फैले गांव है, तो पूरा धीरे धीरे वो इकट्ठा हुए। वेस्ट बैंक की हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे इकट्ठा हुए, और उसके बाद जब वो इकट्ठा हुए तो एक सेटलर ने गोली चला दी, जिससे एक फिलिस्तीनी घायल हो गया। जैसे ही फिर एक सेटलर ने गोली चलाई, और फिर जो बुलडोजर का हैमर होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है, उसको लेके एक और फिलिस्तीनी की तरफ बुलडोजर बढ़ा। जैसे ही वो बढ़ा है, वैसे ही फिलिस्तीनियों ने मारना शुरू कर दिया। उनके पास जो भी हथियार था, चाकू था, दूर ऐसे करके चाकू मारी, पत्थर मारे हैं, सारी चीजें मारी हैं, और उसको लेके वहां पर इजरायली जो बुलडोजर था वो भी रुक गया। सेटलर्स को पीछे हटना पड़ा। और ये देखिए, ये मसाफर यत्ता जो है, ये इजराइल की नाक का सवाल है, क्योंकि इसको इजराइल जो वेस्ट बैंक में सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर चुका है, एनेक्सेशन की बात कर रहा है, इन सारी चीजों को ये जो इजराइल कोई उसके बीच में रोड़ा नहीं चाहता है। लेकिन फिलिस्तीनी भी वहां छोड़ने को तैयार नहीं है, और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इस चीज को आपके बीच लाना था, क्योंकि देखिए वेस्ट बैंक में आज वाकई बहुत बड़ा दिन तक, अब कफ्र मलिक विलेज है, गांव है रमल्ला जो पैलेस्टीन अथॉरिटी का सेंटर है, यहां पर कफ्र मलिक विलेज में वायलेंट क्लैशेस हुए, जबरदस्त एक दूसरे से, मतलब फिलिस्तीनी लड़ाके और इजरायली फोर्सेस ने भयंकर संघर्ष किया। और इसमें जो है इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। जहां पहले फिलिस्तीनी खड़े हो जाते हैं, वहां इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन जहां अब कम होते हैं या सरेंडर हो जाते हैं, वहां पर इजराइल हावी हो जाता है। ये बार बार देखा गया। उसके बाद आप देखिए, अब एक और घटना हुई है जेरूसलम में जो वेस्टर्न वॉल है, जो उसका अल कुद्स मस्जिद की जो वेस्टर्न वॉल, जिसपे जूस भी कहते हैं कि उनका अधिकार है, वो सोलोमन का टेम्पल है, उसके पास एक इजरायली सेटलर को गोली मार दी किसी ने। आज अभी तक ये नहीं पता है कि वो सेटलर मरा है कि नहीं, कि जिंदा है, घायल है, वो इजराइल ने डिक्लेयर नहीं किया। और किसने ये चीज की, ये अभी तक इजराइल नहीं ढूंढ पाया। उसके बाद देखिए, और भी जूइश सेटलर्स की जो बहुत सारी व्हीकल्स हैं, कम से कम 12 व्हीकल्स, इन पे इस तरह से पथराव हुआ। कहां हुआ?
अल लुबान अल शर्किया, ये नाब्लस और रमल्ला की रोड के बीच में एकदम है, जो रमल्ला और नाब्लस की जो रोड है उसके बीच में अल लुबन अल शर्किया ये जगह पड़ती है, एक गांव पड़ता है। यहां पर 13 जो सेटलर्स की गाड़ी है उनके ऊपर जैसे ओले पड़ते हैं ना वैसे, और उसके पीछे थोड़े ये छोटे छोटे टीले हैं, वहां से फिलिस्तीनी युवा पत्थर बरसा रहे थे और बिल्कुल बारिश की तरह, और एकदम से अचानक ये चीज, ये एक जो वेस्ट बैंक, अच्छा फिर आप देखिए, फिर सल्फित में, ये भी वेस्ट बैंक में फरका जो गांव है, यहां पर कम से कम 4 सेटलर हथियारबंद असलाह वगैरह लेके घुसे, लेकिन वहां पर करीब 5 फिलिस्तीनी यूथ थे, उन्होंने फरका में 2 घंटा लड़ाई की। जो यूथ थे उनके पास भी हैंडमेड बॉम्ब्स थे, घरेलू बॉम्ब, और उनके पास भी कुछ लोकल पिस्टल, वो तमंचे वगैरह थे जैसे वहां के होते हैं, तो उन्होंने उससे फायर किया और वो 2 घंटे की लड़ाई के बाद फकरा से भी इनको पीछे हटना पड़ा। देखिए बिल्कुल ग्रास रूट की हम खबरें आपके बीच ला रहे हैं। फिर आप देखिए जो एक बड़ी खबर है कि हंजाला शिप को जो इजराइल ने जिस तरह से अगवा किया परसों, उसको पायरेसी का इंसिडेंट कहा गया पूरी दुनिया में, और जो हंजाला शिप जो कि सिसिली से, इटली से आ रही थी गाजा के लिए रिलीफ लेके, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके उसके लोगों को अंदर गिरफ्तार किया। उसमें उसकी बात यह आ रही है कि जो शैते 13 जो इजराइल की बदनाम यूनिट है वो इस ऑपरेशन में शामिल थी, उसने बुरा सलूक किया, और एक अमेरिकन एक्टिविस्ट क्रिश्चियन स्मॉल्स जो उस हंजाला में था, प्रो पैलेस्टीनियन अमेरिकन एक्टिविस्ट क्रिश्चियन स्मॉल्स, ये ब्लैक है, इसको बुरी तरीके से इसका गला दबाने की कोशिश, क्योंकि उसने रेजिस्ट किया, उसने अरेस्ट रेजिस्ट की, उसका गला दबाने की कोशिश की, और अभी तक नहीं पता है कि हंजाला में जो लोग हैं उनको कहां इजराइल उठा के ले गया। ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है। उसके बाद देखिए टर्की ने आज 6 मेजर्स अनाउंस किए, और आप सुनिएगा तो बड़ी अजीब सी बात है। तुर्की ने आज इजराइल के खिलाफ 6 कदम उठाने की बात की। 6 कदम क्या है? उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम मिलिट्री एक्सपोर्ट्स इजराइल पे बैन करते हैं। अब ये अर्दोगन 6 महीना पहले कह रहे थे मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हम करते ही नहीं, आज कह रहे हैं कि मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हम इजराइल से बैन करते हैं। उसके बाद इजरायली जो हथियार हैं जो टर्किश पोर्ट्स और एयर स्पेस से जाते हैं उन पे हम बैन लगाते हैं। उसके बाद जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी जो सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट्स बना रही है, सरकारी कंपनियां जो इजराइल से ट्रेड करती है, और पेंशन फंड से, मतलब जो सरकारी पैसे से जो इजराइल से ट्रेड होता है, उसको हम बंद कर रहे हैं। उसके बाद इजरायली कंपनियों को भी सरकारी जो वहां की जो सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं या सरकारी कंपनीज हैं टर्की की, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। उसके बाद टर्की ने यह भी कहा कि आईसीसी के जो वारंट्स हैं उससे हम कंप्लाई करेंगे, मतलब अगर कोई इजरायली सिटीजन या कोई, मतलब इस तरह से इजरायली जो नेतन्याहू, स्मोत्रिच, बेन गिवर, इस तरह का कोई भी अगर टर्की के हाथ आता है तो टर्की उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले कर देगी। इस तरह से बात कही है। मेरा काम था आपको बताना, एक ये खबर है, लेकिन अब इसमें विश्वास कितना किया जाए, कितना अर्दोगन करेंगे। मैं अर्दोगन की आलोचना कर चुका हूं कई बार, उन्होंने जब कुछ अच्छा बोला मैं उसकी भी बात करता हूं, लेकिन यह है स्थिति। फिर आप देखिए ग्रीस, अब यहां पर देखिए एक तरफ नेता इस तरह से जा रहे हैं, दूसरी तरफ जनता। ग्रीस में जहां पर मार खाए इजरायली, एक सीरियन आदमी ने इजरायली एक टूरिस्ट का कान काट लिया, ये सारी चीजें हुई। ग्रीस में जो आइलैंड ऑफ रोड्स है, यहां पर एक इजरायली जो एक टूरिस्ट शिप है, इस पे फिर से हमला हुआ है, और ग्रीक पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, और उसके बावजूद जो प्रोटेस्टर्स थे वो नहीं हटे, और इजरायली जो बोट थी उसको उन्होंने लैंड नहीं होने दिया। छुट्टी मनाने बहुत जाते हैं इजरायली, ग्रीस और इटली और ये सब, तो इटली में तो विरोध हो ही रहा है, अब ग्रीस में हो रहा है जबरदस्त। फिर आप देखिए जो नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट, जिसने सैंक्शन लगाने की बात कही थी और कहा था इजराइल से हम संबंध तोड़ने जा रहे हैं, उन्होंने स्मोत्रिच और बेन गिवर को बैन कर दिया है कि अगर ये लोग नीदरलैंड्स में घुसे तो इनको हम अरेस्ट कर लेंगे।
लेकिन नेतन्याहू को अभी तक बैन नहीं किया। ये भी देखिए दोहरे मापदंड है। हम ठीक है, कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा बड़ा काम हो रहा है। बड़ा काम हो रहा है, यूरोप की जनता खड़ी हो रही है। बड़ा काम ये नहीं हो रहा है कि यूरोप की सरकारें, क्योंकि यूरोप की सरकारों का कोई भरोसा नहीं कब पलट जाए। जब टर्की और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट का भरोसा नहीं है तो यूरोप की सरकारों का क्या भरोसा है। फिर देखिए यमन से भी खबर आई है कि अभी जो 2 शिप्स यमन ने मार गिराई जो डूब गई थी, इटर्निटी ए और इटर्निटी सी। इटर्निटी सी के 11 क्रू मेंबर्स जिनका आता पता नहीं था, वो यमन ने डिस्क्लोज किया कि उसकी कैद में है। और उसके जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने कैमरे में आके कहा कि हम अपोलोजाइज करते हैं कि हम इजराइल के लिए काम करते हैं। हम लोग वो सब अलग अलग देशों के थे। उन्होंने ये भी कहा कि वी रिग्रेट दैट आवर शिप वाज हेडिंग टू इजराइल। यमनीज ने लगाया अच्छा तो ये सब बोलने लगे कि हमें अफसोस है कि हम इजराइल की तरफ जा रहे थे और फिलिस्तीनियों से माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया गया, ये सब हुआ है। और यमन ने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, हम इन लोगों को जहां जाना है इनको भेज देंगे। ये देखिए पूरा हुआ है यमन ने। और यमन में आपको याद दिला दें, उसने वार्न किया है कि कोई भी शिप किसी भी देश की अब अगर गुजरेगी जो गाजा में मदद नहीं कर रही है, इजराइल के खिलाफ है कि नहीं, वो एक मतलब इजराइल के साथ संबंध है कि नहीं, वो अलग चीज है। जो गाजा के में मदद नहीं कर रही है गाजा के लोगों का, उस पर हम बम्बार्डमेंट करेंगे, खासतौर पे इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और टर्की। अब यहां देखिए मैनचेस्टर सिटी एक फुटबॉल क्लब है इंग्लैंड में, उसके सिटी कोच पेप ग्वार्डियोला ने कहा, उन्होंने कहा कि इंसानों के पास इंसानियत होती है बट लेकिन फिलिस्तीन के मामले में यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। जबकि आप यूरोप से 3-4 घंटे पे फिलिस्तीन है, जर्मनी से आप चलिए, आप एंटर करेंगे जो कर्डिश एरिया है टर्की के, वहां से आराम से इराक होते हुए आप 4-5 घंटे में आप गाजा पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा है कि हमारे इतने पास होते हुए भी हमें कोई चिंता नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी उस समय मीडिया नहीं था, उस समय जो हिटलर कर रहा था वो तो दिखाई नहीं दे रहा था। आज तो दिख रहा है, आज तो सोशल मीडिया पे रोज दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। और इसको लेके लेकिन उस पे लोगों के कानों पे जू नहीं रेंग रही। अब जू रेंग रही है मतलब भाई प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो अपराइजिंग होनी चाहिए थी वर्ल्ड लेवल पे वो अभी नहीं हो रही। वो क्या होगी जब अरब के लीडर्स ही सबसे बड़ा रोड़ा है, पहले अरब की जनता विद्रोह करे फिर बाकी जगह होगा। और यहां तो आपने देखा ही जो हमारे साथ हुआ वीजा वाला कांड। तो जब इराक के अंदर इस तरह से मोसाद एजेंट्स हैं जो इस तरह की इतनी बड़ी आरबैन की वॉक तक को वहां पर निगरानी में रखे हुए हैं, तो सोचिए आप क्या। अच्छा, अब यहां पर फ्रेंच एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल की जो गाजा पे जो जंग है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। गाजा एक धधकता हुआ एक तरह से एक अवन बन गया है जहां पर सब लोग जल रहे हैं, वहां पर डेस्परेशन है। और अगर जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं लिया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती। कितनी बार ये सुन चुके हम, स्थिति विस्फोटक हो सकती। फ्रांस ने कहा सितंबर में हम पैलेस्टीन राज को भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसकी भी क्या राजनीति हम आगे बताएंगे। अब आप देखिए इजराइल के अंदर जो क्राइसिस है, इजराइल में अभी एक रिजर्व ऑफिसर को डिसमिस कर दिया क्योंकि उसने कहा, एक डिप्टी कमांडर बहुत ही हाई लेवल का, अभी तक तो सोल्जर्स डिसमिस हुए थे, इसने कह दिया मुराग एक्सेस पे हम ऑपरेट नहीं करेंगे। और ये डिप्टी कमांडर लेवल पे इस तरह की पहली बगावत है। और इसी आधार पे एक बात हो रही है कि क्या इजरायली सेना में म्यूटिनी भी हो सकती है, क्या इजरायली सेना विद्रोह कर सकती है, ये बातें भी आ रही हैं सामने। उसके बाद देखिए जो फ्रेंच फिर फॉरेन मिनिस्टर नहीं, वो तो उनकी तो एक मिनट, हाँ, उसके बाद देखिए जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो कि गोली चलाता है वहां गाजा के अंदर और मासूमों को मारता है, उसके एक मर्सिनरी सोल्जर, अब पहले उसने ये सब किया फिर वो चला गया अमेरिका, एंथनी एग्युलार, उसने कहा है कि इजरायली आर्मी सीधे सीधे गोली मार रही है इनोसेंट्स को सहायता देने के बहाने। वही कह रहा है जो खुद इसमें शामिल था। और उसने कहा है कि जो आईसिस फाइटर्स ने बागुस फौकानी आप देखिए तो सीरिया में 2018 में बड़ा मैसेकर आईसिस ने किया था।
उसने कहा है कि मैं भी था वहां, ये इस अमेरिकन सोल्जर ने। आईसिस ने जो बिहेवियर किया उससे ज्यादा खराब बिहेवियर ये है। अब आप सोचिए, आईसिस का जो बागूस फौकानी में बिहेवियर था उससे खराब बिहेवियर यहां था। फिर आप देखिए, एक और फॉर्मर यूएस ऑफिसर हैरिसन मैन ने कहा है कि अब ये जो हम देख रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसने कहा ये जो हम देख रहे हैं कल को हो सकता है हम वेस्ट बैंक में देखें, ये जो गाजा में देख रहे हैं, हो सकता है लेबनान में देखें, हो सकता है सीरिया में देखें, हो सकता है इजिप्ट में देखें, हो सकता है जॉर्डन में देखें, हो सकता है टर्की में देखें। एक अमेरिकन को सब समझ में आ रहा है कि पूरी मुस्लिम दुनिया को भुखमरी से और युद्ध से मारने की प्लानिंग है। एक अमेरिकन ऑफिसर को समझ में आ रहा है, लेकिन इन नामुरादों को समझ, क्योंकि ये जो अल सीसी से लेके मोहम्मद बिन सलमान है, अर्दोगन है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सेफ है ना, वहां की जनता मारी जाएगी। इनके लिए तो फिक्स है, इनके लिए तो बड़े बड़े आइलैंड इनको भेज दिया जाएगा कि अपनी जिंदगी भर आराम करो, मौज करो। लेकिन सऊदी अरेबिया की जनता मारी जाएगी, इजिप्ट की जनता मारी जाएगी, उसकी भूमि कब्जे आई जाएगी, टर्की की जनता मारी जाएगी, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की जनता मारी जाएगी, सीरिया की जनता मारी जाएगी, और ये गुंडा मवाली अल शरा कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो सारी स्थिति है, ये आप देखिए। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि अब इजिप्ट में देखिए, इन्हीं सब चीजों के खिलाफ इजिप्ट में जो अगवा किए गए थे 2 स्टेट ऑफिशियल्स, तो उनको अगवा करने वाला एक और जांबाज सामने आया, और उस जांबाज ने इस बात को कहा कि उसका नाम है अहमद अल शरीफ, अपने को आइडेंटिफाई किया, और उसने कहा मैं अब देख नहीं सकता इस तरह से जो हो रहा है, और अब लगातार ऐसी घटनाएं इजिप्ट में होंगी। फिर आप देखिए कि जो एक और इजरायली जो सेना के अंदर क्राइसिस है, उसके तहत एक बात आई है कि 3 सोल्जर नहाल ब्रिगेड के जो कल डिसमिस किए गए, जो सैनिक थे, इनके बारे में कुछ सच्चाई आई है सामने। इन्होंने बयान दिया है इन्होंने कि हमारे स्क्वाड के 4 सोल्जर्स गाजा स्ट्रिप में मारे गए, जो एक साउथ गाजा में एम्बुश हुआ था, और उसने कहा कि हम लोगों को उसके बदले 3 लोगों को मारने को कहा गया, उसमें 2 बच्चे थे, 1 महिला थी। यानी 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हमास के एम्बुश में। उनके ऑफिसर ने बाकी लोगों को, जो 3 थे, उनसे कहा कि तुम 3 सिविलियंस को मारो खुल के, और ये उन्होंने अपने बयान में उन्होंने कहा हमने कर तो दिया, लेकिन हमारी रातों की नींद खराब हो गई। तुम इस तरह के कत्लेआम करोगे, मुस्लिम दुनिया को खत्म करोगे, उसके बाद हिंदुओं पे आओगे, भारत पे आओगे, जैसे भारत भी तुम्हारी कॉलोनी बना, अफगानिस्तान पे भी आओगे, साउथ एशिया पे भी आओगे, पाकिस्तान पे भी आओगे, तो तुम ये सब जो करोगे, खैर वो हम होने नहीं देंगे, रेजिस्टेंस होने नहीं देगा, तुमको गाजा में ही रोक दिया जाएगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन जो लोग करते हैं वो भी टूटते हैं। ये 1857 में भी हमने देखा कितने अंग्रेज जो सोल्जर्स थे पागल हो गए थे, जब 1 करोड़ हिंदुस्तानी मारे गए थे, कत्लेआम एकदम औरतों, बच्चे, महिलाओं का हुआ था। 1 करोड़ लोगों ने शहादत दे दी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया। तो ये देखिए, पूरा जो कुर्बानी का जज्बा हिंदुस्तान से जो शुरू हुआ, वो पूरी दुनिया में और पूरी खास तौर पे मुस्लिम दुनिया में फैला है। और ये देखिए, इजरायली सोल्जर्स को भी अब 4 बार, क्योंकि उनका भी साइकोलॉजिकल एक पूरा उनको स्ट्रेस और शॉक लगता है। उसके बाद 5 इजराइल की यूनिवर्सिटीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, ये पहली बार हुआ, उन्होंने नेतन्याहू को चिट्ठी लिखी, कहा कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, जिस तरीके से गाजा में हो रहा है ये गलत हो रहा है। अब ये केवल ये बात नहीं हो रही कि होस्टेजेस को छुड़ाओ, अब जो गाजा में हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये भी इजरायली कहने लगे। फिर इजराइल के ऑपोजिशन लीडर यार लैपिड ने कहा कि हम लोग खान यूनिस को 4थी बार हम कब्जा कर रहे हैं, जबलिया को हम 3री बार कब्जा कर रहे हैं। अरे कब तक कब्जा करते रहेंगे? बार बार हमास लौटता है, एक्सप्लोजिव लगाता है, हमारे सैनिकों को मारता है। और उसने कहा कि अगर ये लड़ाई रुकती नहीं है तो हमारे सोल्जर्स मारे जाएंगे और हमारे जो होस्टेजेस हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। और इसके मुतालिक एक हमास ने बड़ी घोषणा की। हमास ने कहा है कि अगर कोई इजरायली फोर्स होस्टेजेस की तरफ बढ़े या किसी ने डिस्कवर कर लिया तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल उसके फाइटर्स को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या है? होस्टेजेस को इजरायलियों के हवाले कर देना या वहीं मार देना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है, सब गुनहगार है। तो हमास के पास वो अधिकार है कि वो किसी को भी मार सकता है। अब हमास ने इतने होस्टेजेस को इतने दिन रखा, खिलाया पिलाया, अब जब खुद गाजा भूख से मर रहा है
तो वो कैसे रख सकता है? वो उनको छोड़ भी सकता है, मार भी सकता है। और ये इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या है वो अभी नहीं पता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसी स्थिति आ सकती है। ये इस तरह की 1857 में भी ये स्थिति आई थी। अब आप देखिए जो इजरायली जो हिब्रू कैन चैनल है, उसने कहा कि सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि क्यों युद्ध आगे जारी रखा जा रहा है। अगर होस्टेजेस को लौटाना नहीं है तो नेतन्याहू को खुल के कह देना चाहिए। और एक मिनिस्टर की तरफ से भी, नेतन्याहू कैबिनेट के मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है कि अगर नेतन्याहू ने जल्दी क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई गाजा में कब जीतेंगे तो हम इस सरकार से विड्रॉ कर जाएंगे। ये भी देखिए हो रहा है। फिर येडोथ अहरोनोत जो हिब्रू न्यूज़पेपर है, उसने कहा कि अभी वही जो एक रिजर्व ऑफिसर को जो डिसमिस किया गया, उसने कहा यह बहुत ही चिंताजनक घटना है और ये एक बड़ी एक म्यूटनी टाइप सिचुएशन, विद्रोह टाइप सिचुएशन इजरायली सेना में दिखाता है। फिर एक जो होस्टेज है अंदर गाजा के, उसका जो बाप है निम्रोद कोहेन, उसने कहा है कि मुझे अगर जल्दी ही इजराइल ने ये लड़ाई नहीं रोकी और होस्टेजेस को वापस नहीं लाए और होस्टेजेस मारे गए तो ये एक बीमार राज का मैं हिस्सा होऊंगा, ये दिखा रहा है। ये देखिए बार बार ही हो रहा है। अब इजरायली जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स के सामने जो आज डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उन्होंने वही बात कह दी जो मैंने कुछ दिन पहले कही थी। उन्होंने कहा कि यहिया सिनवार ने हमको हरा दिया। अब यहिया सिनवार ने हमको हरा दिया, ये बात आ रही है। अब देखिए आप, यहिया सिनवार जिंदा नहीं है लेकिन इन्होंने हमको हरा दिया। अब उन्होंने ये साबित कर दिया, उन्होंने अपने पूरे प्लानिंग से 7 अक्टूबर किया, उसके बाद जो हुआ सब पूरी दुनिया ने देखा। अब इजराइल के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं रह गई है। इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए कोई बहाना, कोई लेजिटिमेसी नहीं रह गई है। अब शुद्ध रूप से ये कत्लेआम पे उतर आए। फिर आप देखिए इजराइल भी पूरी तरीके से अब इसने देखिए एक कुछ कैरम शॉलिम, एक जैसे राफा क्रॉसिंग बंद की है, लेकिन कैरम शॉलिंग जो उसका सही प्रोनाउंसिएशन है कैरम शालोन। सो कैरम शालोन जो क्रॉसिंग है उसको खोलने की बात हो रही है और उसमें जो कयास लगाया जा रहा है कि यहां से इजरायलीज पैलेस्टीनियंस को बाहर करने की कोशिश करेंगे इवैक्यूएशन के लिए, यानी वो भी कोशिश पूरी शुरू हो गई। आज देखिए करीब अब जो 60,000 गाजा के सिविलियंस शहीद होने का आंकड़ा आज पार हो गया है। इसमें 18,592 बच्चे हैं, 9,782 महिलाएं हैं, यानी 30% बच्चे हैं, 16% महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं वो 7.3% है। तो आप देख सकते हैं कि 50% के ऊपर लोग ये हैं। तो तुम अगर कहो कि सब हमास थे तो वो भी कोई नहीं मानेगा। फिर आप देखिए जो एक नमक की जो कमी गाजा में है, अब वो चीनी की कमी हो गई है। अब नए नए तरीके गाजा के लोग इजाद कर रहे हैं कि कैसे उसको वो इस समस्या से निपटे। और जो ईरान का मैंने आपको दिखाया था, जो आज भी शॉर्ट बनाया था, कि ईरान जो मुस्तैदी से सामने आया है, इससे भी एक बड़ी ताकत लोगों को मिली है और ईरान की बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट वहां पर की जा रही हैं। फिर आप देखिए जो 2 स्टेट सोल्यूशन को लेके अरब्स ने एक कॉन्फ्रेंस शुरू की है। अरब देशों ने 2 स्टेट सोल्यूशन पे अभी अटके हुए हैं। अब इजराइल मना कर चुका है कि हमें 2 स्टेट चाहिए नहीं, हम तो बस खत्म ही कर देंगे, हम तो इजराइल रहेगा, हम तो ग्रेटर इजराइल चाहते हैं, तुम्हें भी ले लेंगे, अरब स्टेट्स की जमीनें भी ले लें, खुल के कह चुका है इजराइल। लेकिन ये लोग देखिए 2 स्टेट सोल्यूशन पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस पर फ्रेंच न्यूज़पेपर का कहना है कि ये फिलिस्तीनी स्टेट बनाने के लिए कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी स्टेट को सरेंडर करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि फिलिस्तीनी राज बनाने का अभी क्या मतलब है जब गाजा में, इस पे क्यों नहीं बोलते हो कि गाजा में भुखमरी रोको, नहीं तो हम अपनी सेनाएं भेज देंगे। अरे शहीद हो जाए सऊदी अरेबिया की सेना के और इजिप्ट की सेनाओं के, टर्की की सेनाओं के, जैसे हमास शहीद नहीं हुआ। तुम अगर इतना अपने को अरब और अपने को मुस्लिम कहते हो, पाकिस्तान की सेना आओ, यहां आओ ना लड़ने। लेकिन वहां नहीं आएंगे, वहां कैसे आए? ये बात देखिए अब पूरी दुनिया में अब खुल रही है, कोई इस चीज को मानने को तैयार नहीं। और एक अंतिम बात, जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो रशिया के बड़े अधिकारी हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्योंकि ट्रंप ने इधर क्या किया है कि रशिया को धमकाना शुरू कर दिया कि 5 दिन के अंदर समझौता करो, 10 दिन के अंदर समझौता करो। तो उन्होंने कहा, देखो, सीधे कहा मेदवेदेव ने ट्रंप से कि
हमको ये मत समझो कि हम कोई अरब देश हैं, ये उन्होंने कहा। हमको ये मत समझो कि उन्होंने कहा हम इजराइल भी नहीं है जो तुम्हारी हर बात मान ले, और ना ही कुछ हद तक हम कह रहे हैं ईरान भी हम नहीं है, हम रशा है। और इसको जो है उसने एक टर्म यूज किया, डोंट गो डाउन द स्लीपी रोड जो, कि तुम वो जो रास्ता है जो नींद की तरफ ले जाता है उस तरफ मत जाओ। यानी सीधे ट्रंप को धमकी है, तुमने ज्यादा रशा से आए बाएं साएं की तो फिर उसका नतीजा भी भुगतोगे। आज इतना ही, कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।